नमस्कार। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज हम शराब कांड की बात करने जा रहे हैं मिस्टर एनालाइजर में। हम आपके सामने खबरों की उन परतों को, उनकी बारीकियों को लेकर आते हैं जिसमें परत दर परत जब चीजों का विश्लेषण हम आपके सामने करते हैं तो फिर उसे कहते हैं एनालाइजिंग दिस। तो आज जो बड़ी कहानी आपके सामने है, जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो आपके सामने सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी बड़ी कहानियां हैं जो आज हमारे सामने हैं, जो हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे गुजरात में गरबा को यूनेस्को का सलाम मिला है, यानी कि यूनेस्को ने अब मान्यता दे दी है गुजरात के गरबा डांस को। इसका मतलब क्या है, भारत के लिए यह क्या कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खत्म होती नहीं दिखाई दे रही, अभी उनकी जेल की रिमांड बढ़ गई है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब समस्या यह खड़ी होने जा रही है कि क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी पत्नी क्या मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरोकारी खुद क्यों की। फिर हम बात करेंगे बिहार की बिसात की, जहां पर इंडिया अलायंस गठबंधन अपने आप को खड़ा कर ही नहीं पा रहा। महाराष्ट्र के बाद बिहार और उसके बाद अन्य जगहों पर भी इंडिया अलायंस की स्थिति और असमंजस को लेकर हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे क्या न्यायपालिका को एक दबाव के तौर पर, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक संगठित संगठन या ग्रुप है पूरे देश में जो दबाव डाल रहा है, खास करके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं। 600 से ज्यादा वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर यह बातें कही हैं। इसके पीछे का मर्म बताएंगे आपको। लेकिन आइए आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज की बड़ी खबर यह है गरबा खेलने वालों के लिए कि अब गरबा सिर्फ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रतिष्ठित संस्था का यूनेस्को से अब गरबा को लोक नृत्य और इसकी सांस्कृतिक विचारक के तौर पर इसे शामिल किया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक ने यह सर्टिफिकेट जारी किया है और इसके साथ ही यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला गरबा भारत की 15वीं धरोहर है। यूनेस्को का सर्टिफिकेट मिलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए यह कहा कि गरबा जीवन, संस्कृति और भक्ति का उत्सव है, लोगों को एक साथ लाता है। और यह जानकर खुशी हो रही है कि गरबा की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ रही है। कुछ समय पहले गरबा को यूनेस्को अमृत संस्कृत विरासत की लिस्ट में जगह मिली। मुझे खुशी है कि शिलालेख प्रमाण पत्र कुछ दिन पहले पेरिस में प्रस्तुत किया गया था। वहीं पेरिस में एक यादगार गरबा नाइट का आयोजन भी किया गया था जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए थे। दरअसल इसके साथ ही यह भी बात समझ में आती है कि गरबा को जब यह सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसकी पहुंच पूरी दुनिया भर में पहुंच जाती है। इसके फायदे क्या हैं, यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ऐसी तमाम चीजें जो दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो जाती हैं, उन्हें यूनेस्को का यह सर्टिफिकेट मिलता है। विश्व की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण में इससे बहुत सहायता मिलती है, यानी कि अब गरबा को आगे बढ़ाने में इंटरनेशनल हेल्प मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंटरनेशनल सहूलियतें भी मिलेगी, यानी कि गरबा नाइट्स अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में आयोजित किया जाए तो उससे भी काफी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्पॉन्सरशिप गरबा नाइट्स के लिए बड़े पैमाने पर हो सकता है और यह सब कुछ यूनेस्को की देखरेख में होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चुनावी मौसम में न जाने कौन उड़ता हुआ तीर यह कहता हुआ दिखाई दे कि भाई गुजरात के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अब गरबा को यूनेस्को का सर्टिफिकेट मिल गया। यह भी हो सकता है साहब, राजनीति में कुछ भी संभव है। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यह नाम ऐसा है जो हर कोई जानता है। उनकी सादगी, सत्य, अहिंसा और देश की आजादी के लिए लड़ाई का जज्बा, यह अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन आज एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में
महात्मा गांधी की यादें कोई और ताजा करने की कोशिश कर रहा था। यह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उसकी तफ्तीश चल रही है। आज उन्होंने खुद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से अपने आप को बचाने का जो तरीका चुना, वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलता हुआ तरीका था। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी की नकल करते अरविंद केजरीवाल क्या बापू के आदर्श को भी अपना रहे हैं, क्या उस पर चल रहे हैं, या फिर यह सब एक परसेप्शन की लड़ाई है और उसका एक हिस्सा मात्र है। दरअसल दिल्ली के शराब नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू में जो पेशी हुई, उसमें उनकी रिमांड खत्म होने वाली थी। ईडी ने केजरीवाल के लिए 7 दिनों की रिमांड की और मांग रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड 4 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दी। लेकिन उससे पहले आज जो कोर्ट में हुआ वो अपने आप में जबरदस्त था। आज अरविंद केजरीवाल अपनी पैरोकारी खुद कर रहे थे। आप कहेंगे कि आमतौर पर होता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं होता है। भारत के इतिहास में यह पहला मौका है कि देश की किसी भी अदालत में एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी पैरोकारी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में खुद ही की है। सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब महात्मा गांधी अदालत में खुद दिया करते थे। लेकिन यहां पर फर्क एक है, महात्मा गांधी पेशे से वकील थे, अपनी पैरोकारी खुद कर सकते थे। लेकिन आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने वही किया, पैरोकारी खुद की। उनका क्या क्या कहना था, उनकी दलील क्या थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम 4 जगहों पर आया है। आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व सेक्रेटरी सी अरविंद सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी थे। उन्होंने मेरे घर पर सिसोदिया को दस्तावेज दिए। मेरे घर सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। आप मुझे इस आरोप में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इस पर कोर्ट ने केजरीवाल जी से कहा कि आप अपनी बातें लिखित तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि ये बातें आमतौर पर जो पैरोकार होता है वो वकील के जरिए कहता है या फिर उसे लिखित तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता है। इस पर केजरीवाल जी ने कहा नहीं, मैं अपनी बातों को खुद ही कहना चाहता हूं और अदालत मुझे अपनी बातों को खुद कहने का मौका दे। इसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा मामला श्रीनिवासन का है, जो कि ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की बात करने के लिए मेरे घर आए थे। हमने आपसे कहा कि आप प्रस्ताव दीजिए, ऐसा कहना था कोर्ट का, हम एलजी को दे देंगे। और फिर ईडी ने श्रीनिवासन के घर पर छापा मारा और जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बात खत्म हो गई। अब श्रीनिवास अपना बयान बदलते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है, तो इससे साफ हो जाता है कि ईडी हमें यानी कि आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ तमाम अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों को फंसाने की बात कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राघव मुट्टा के 7 बयान हैं, जिसमें से 6 में उनका नाम नहीं है। 7वें में उनके खिलाफ जबरदस्ती एक बयान दिया गया है। उन्होंने आज ये डंके की चोट पर कहा कि अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो वो 100 करोड़ रुपए कहां है, इसके बारे में अभी तक ईडी ने कुछ क्यों नहीं कहा है। इस तरह की तमाम दलीलें आज अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपने सामने रखी। अब मैं यहां पर आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। आप खुद ही सोचिए, अदालत में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैरोकारी खुद क्यों की? इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? सबसे पहले और सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। कोर्ट के परिसर में कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब बयान दिया जाता है तो उस वक्त यह बयान रिकॉर्ड हो जाता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इस बयान को दर्ज कर लिया जाता है। यानी कि इस पूरे मामले की सुनवाई में जो जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है, जिसको अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार आपके स्क्रीन पर उनकी कई बातें चल रही हैं, ये सारी बातें कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में दर्ज हो चुकी हैं। इसे हटाया नहीं जा सकता। इसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आगे चलकर कर सकती है। इसके साथ साथ इसका दूसरा मकसद क्या है? इसका दूसरा मकसद यह है कि लोगों तक अरविंद केजरीवाल की बात सीधे पहुंचेगी
वो लोग जो अरविंद केजरीवाल के वोटर हैं, उनके मतदाता हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आज अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर है। ऐसे में अपनी बातों को सीधे जनता तक पहुंचाने का इससे बेहतर माध्यम अरविंद केजरीवाल के पास नहीं हो सकता। और तीसरा मसला जो आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज जो कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, उसमें कोई काट छांट नहीं हो सकती। हमेशा यह शिकायत होती है विपक्ष को कि विपक्ष की कही बातों को मीडिया काट छांट कर प्रस्तुत करता है। अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा जरिया निकाला कि आज मीडिया उनकी बातों में तथाकथित तौर पर कोई भी काट छांट न कर पाए। यानी कि इन तीनों मामलों को अगर आप एक साथ लेकर चलें तो स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल का पूरा मकसद पूरी सिंपैथी को बटोरना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। दलीलों को देते समय या फिर अदालत के भीतर, अदालत के अंदर जाते वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? हमेशा एक ही रट लगाई। बार बार उनका कहना है कि राजनीतिक साजिश हो रही है। जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कहा राजनीतिक साजिश। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, राजनीतिक साजिश। केजरीवाल को पहला बार समन मिला 2 नवंबर 2023 को, राजनीतिक साजिश। 9 बार समन मिला, हर बार राजनीतिक साजिश। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी होती है, राजनीतिक साजिश। 22 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाता है, राजनीतिक साजिश। 28 मार्च को ईडी कोर्ट में उनको पेश करती है, अरविंद केजरीवाल पेशी से पहले कहते हैं राजनीतिक साजिश। अब इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य देखिए। बीते एक हफ्ते के भीतर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अंततः दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक सभा में साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं उनको, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब इसमें आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या मैसेज है। एलजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से नहीं हटा सकते, लेकिन सिफारिश कर सकते हैं। और यहीं पर फंस रहा है पेच। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल में है, नैतिक दबाव उनके ऊपर बढ़ेगा कि वो अपना इस्तीफा दें। ऐसे में उन्होंने एक और तैयारी कर रखी है। उन्होंने अपनी पत्नी को पूरे तरीके से तैयार कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बार बार कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत सामने आती है जिसमें अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस सूरत में उनके लिए सबसे विश्वास प्राप्त व्यक्ति कौन हो सकता है? उनके लिए जो विश्वास प्राप्त व्यक्ति है वो है उनकी पत्नी। उनकी पत्नी उनके साथ काम करती थी, रेवेन्यू सर्विसेज में IRS रही हैं। और उनकी पत्नी ने न सिर्फ सरकारी कामकाज से अपने आप को दोष मुक्त किया या फिर वहां से अपने आप को बाहर निकाला, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। अरविंद केजरीवाल की कॉन्फिडेंट है, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सलाहकार भी हैं। इन तमाम मुद्दों को जब आप गौर से देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी एक तैयारी कर रही है जिसमें प्रोजेक्शन उनकी पत्नी का सामने होने वाला है। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर अपने आप में बयां करती है कि आज जब अदालत में अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी जा रही थी तो किस अंदाज में वो वहां पर मौजूद थी। इनके कॉन्फिडेंस को देखिए, सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को देखिए, और ये पूरी तरीके से तय कर बता देता है कि किस तरह से अगले मुख्यमंत्री की तैयारी चल रही है। अब बहुत सारे लोग इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को, जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था 1997 में, उसे देखते हुए राबड़ी पार्ट 2 कह सकते हैं, कहा जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके की है और यह प्रदर्शित करती है कि कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है। इस एक बात को मैं एक बार फिर आपके सामने रैप करना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें कि जहां एक तरफ सुनीता केजरीवाल जो कि IRS अधिकारी नहीं है, उनको शायद आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के तौर पर आप दिल्ली में देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री चुन सकती है। जहां एक संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है
वहीं दूसरी बड़ी संभावना और जो दूसरा बड़ा मैसेज आज अरविंद केजरीवाल ने जब खुद अपनी पैरोकारी की है, उससे यह निकल कर आता है कि वो कोई ऐसा मौका चूकना नहीं चाहते जहां उनके प्रति जनता की संवेदना बनी रहे। वो ज्यादा से ज्यादा संवेदना बटोरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें बेचारा कहें। वो चाहते हैं कि लोग उनके साथ सिंपैथी रखते हुए ये माने कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर विक्टिमाइज किया जा रहा है। राजनीति का ये खेल, यकीन मानिए, अपने आप में जबरदस्त है। कुछ तरीके से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि आखिरकार कैसे ये पूरा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए अब दूसरी स्टोरी की तरफ नजर बढ़ाते हैं। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है बिहार। और बिहार की बात आज हम क्यों करने जा रहे हैं आपके सामने? बिहार की बात आज आपके सामने इसलिए करने जा रहे हैं कि हमने आपके सामने महाराष्ट्र और पंजाब की बातें की हैं, लेकिन बिहार में जहां पर इंडिया अलायंस अपने आप को प्रस्तुत कर सकता था, अपने एनडीए अलायंस के मुकाबले खुद को खड़ा कर सकता था, जहां जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार आनन फानन में बदल दी, वहां पर क्या चल रहा है? दरअसल इंडिया अलायंस बिहार में भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्णिया समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और उम्मीदवार अपने आप तय किए जा रहे हैं। आरजेडी ने खुद ही अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास बैकफुट पर जाने के अलावा कोई स्थिति बनती ही नहीं। इससे पहले कि मैं इंडिया अलायंस की बात आपके सामने रखूं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है एनडीए। तो बिहार की लोकसभा में, बिहार राज्य की लोकसभा में टोटल सीट्स कितने हैं? 40। इसमें से मौजूदा स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 सीटें हैं, जेडीयू के पास 16 सीटें हैं, एलजेपी रामविलास के पास 5 सीटें हैं, एचएम के पास 1 सीट दी गई है और आरएलएम को 1 सीट दी गई है। यह महागठबंधन का एक फॉर्मूला है। महागठबंधन का संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, यह अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। कुल सीटें, जैसा हमने आपको बताया कि बिहार में आती हैं 40, जिसमें से आरजेडी 26 सीटें अपने पास रखना चाहती है। कांग्रेस को 9 सीटें दे दी, जिसके लिए तालमटोल मचा हुआ है। सीपीआई एमएल के पास 3 सीटें और सीपीआई के पास 1 सीट और सीपीआई एम के पास 1 सीट है। अब इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं 2019 के साथ, तो आप समझ पाएंगे 2019 के समीकरण में एनडीए को क्या था और महागठबंधन को कितनी सीटें मिली थी। तब आप समझ पाएंगे कि अभी का क्या सीट का एस्टेब्लिशमेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महागठबंधन के पास वहां पर क्या स्थिति थी। तो एनडीए को 39 सीट्स मिली थी, 40 में से 1 सीट विपक्ष को मिला था। एनडीए के पास 54.34% वोट शेयर था और विपक्षी गठबंधन के पास 31.23% वोट शेयर था। जो पार्टियां एनडीए में थी 2019 के चुनाव में, वो अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। आप देखिए 2019 में जो पार्टियां चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 17 की 17 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 17 सीटें पर अपनी उम्मीदवारों को खड़ा किया था, 16 सीटों पर जीत मिली थी। एलजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, 6 सीट एलजेपी के पास गई थी। अब अगर हम इसी को महागठबंधन के तौर पर सामने देखें तो महागठबंधन की स्थिति क्या थी 2019 में? महागठबंधन ने सिर्फ 1 सीट हासिल की थी और वो कांग्रेस को मिली थी। आरजेडी को कुछ नहीं, आरएलएम को कुछ नहीं, लेफ्ट फ्रंट को कुछ भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या आप ये नहीं मानते कि विपक्षी गठबंधन को एनडीए के मुकाबले काफी सुनियोजित होना चाहिए था? लेकिन अभी तो सिर्फ टॉवल चल ही रही है, खड़े होने को कोई तैयार ही नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि एनडीए के इस मजबूत गठबंधन के सामने इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है। तो बिहार में जो स्थिति बनती दिख रही है वो अपने आप में बहुत ही विषम है। सबसे पहले तो आप देखिए कि कैसे बीजेपी और
जेडीयू के बारे में हम आपको ये तमाम बातें जानकारी दे रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर वहां पर अब जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, वहां पर स्पष्ट है कि एक के बाद एक उम्मीदवारों को लेकर संशय है। कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को अपने साथ शामिल किया है। हर किसी को इस बात की जानकारी थी कि आरजेडी पप्पू यादव को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद भी कांग्रेस ने पप्पू यादव को शामिल किया। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कांग्रेस ने अपनी संवेदना सामने नहीं रखी है, तो अब क्या स्थिति होगी। सबसे दूसरी बात निकल कर आती है कि जो तमाम लोग हैं, जो और उम्मीदवार हैं, वहां पर भी ऐसी स्थिति है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर काफी स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जब आप कांग्रेस और वामपंथ दलों की बात करते हैं तो यहां पर भी स्थिति खराब होती दिखाई देती है। बेगूसराय को लेफ्ट पार्टी ने खुद ही अपने इख्तियार में कर लिया और बेगूसराय से अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। कांग्रेस चाहती थी कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय से खड़ा किया जाए, लेकिन ऐसा मौका कांग्रेस को मिल ही नहीं पाया। जाहिर सी बात है, ऐसी सूरत लगातार आती जा रही है। परस्पर विरोध की स्थिति लगातार बनती दिखाई दे रही है और यह बताता है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में न कुछ ठीक है न ठीक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी से जब तालमेल ठीक से नहीं बैठा पा रही, तो आखिरकार बिहार में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में सामने रख पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि जब महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं ठीक से चल रहा, बिहार में गठबंधन ठीक से नहीं चल रहा, ममता बनर्जी के साथ कोई गठजोड़ हो नहीं पाया तो बंगाल भी हाथ से बाहर, उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने एक गठबंधन किया है, लेकिन वो भी कितना कारगर जमीन पर हो पाएगा यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी सूरत में यह बात भी सामने निकल कर आ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में उम्मीदवारों को खड़ा कर पा रही है। अब बिहार की और भी बातें आपके सामने रखें, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभय कुशवाहा की, आरजेडी ने उन्हें अपना सिंबल दे दिया, कांग्रेस ये सीट खुद के लिए चाहती थी। तो इस तरह की तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। तो अब यहां से निकलते हुए हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब होती दिखाई दे रही है साहब कि वहां तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है खड़ा करने के लिए। इतनी बुरी स्थिति अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी की हो जाए जो कि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार खड़े न कर पाए। 5 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि निर्विरोध चुने जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का यह हाल किस तरह से हो सकता है, आप जरा सोचिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा 2019 का जो समीकरण है वो अब आपके सामने रख देते हैं। यह समीकरण आपको बताएगा कि आप देखिए, ये ग्राफिक आपके सामने है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में स्थिति खराब हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 41 सीटें जीत चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के पास 4 सीटें आई, जेडीयू के पास 7 सीटें और एनपीपी के पास 5 सीटें गई थी, उनके खाते में 3 सीटें आई थी। और करीब 8 साल पहले तक अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का ही राज हुआ करता था साहब। इस नॉर्थ ईस्ट के राज्य में कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा अपना पकड़ बनाए हुई थी और लगातार कांग्रेस ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी थी। लेकिन आज 10 साल के भीतर कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब होती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के पास खड़ा करने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। हम आपके सामने ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। 1980 से लेकर 1995 के बीच में कांग्रेस की गेगोंग अपांग की सरकार थी। इसके बाद करीब 5 साल तक मुकुट मिथी की सरकार थी और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस ने वहां पर अपनी और सरकारें भी बनाई तो लगातार कांग्रेस पार्टी वहां अपनी सरकार चलाती आ रही थी। लेकिन अब जरा सोचिए कि स्थिति कितनी खराब होती दिख रही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है अरुणाचल प्रदेश में खड़ा करने के लिए। और यह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की स्थिति नहीं है, यह पूरे देश भर में है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता
आज लोकसभा में किस्मत आजमाने को तैयार नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह चुके थे, अगर चाहते तो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पीछे रखे। यहां तक कि कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी चुनाव लड़ने को तैयार है। स्थिति तो तब ज्यादा विकट हो जाती है साहब, जब कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया है। क्या आज कांग्रेस इतनी उहापोह की स्थिति में है कि कांग्रेस को इस बात की सनद ही नहीं है कि क्या किया जाए? रायबरेली और अमेठी से भी अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करने में हिचकिचा रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को यह चैलेंज दिया जा रहा है कि अमेठी में उम्मीदवार खड़े करके तो देखो, राहुल गांधी आकर तो देखें, तो फिर आपको इस बात की सनद हो जाती है, आपको यह समझ में आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास नामचीन चेहरे हैं ही। सचिन पायलट युवा नेता है, खड़े होने को तैयार है। कमलनाथ युवा नेता है, खड़े होने को तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू खड़े होने को तैयार नहीं। हरीश रावत उत्तराखंड से खड़े होने को तैयार नहीं। जितेंद्र सिंह राजस्थान में खड़े होने को तैयार नहीं। ऐसे नेताओं की तो इतनी लंबी लिस्ट है साहब कि आज कांग्रेस बहुत ही विकट स्थिति में है। तो ना तो सहयोगियों के साथ खड़े हो पा रहे, ना ही गठबंधन बना पा रहे, और ना ही किसी तरीके से अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर पा रहे। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर हाय हाय कहते हुए दिखे कि उन्हें सही तरीके से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा, तो इस देश में लोकतंत्र की कमी का बहाना उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ये तमाम बातें कह सकती है। तो ये अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे 2024 का ये लोकसभा का चुनाव एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां विपक्ष अपने आप को एकजुट कर ही नहीं पा रहा, जहां विपक्ष की अपनी कोई रणनीति नहीं है। जब आप 2019 के मुकाबले 2024 के इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, 2019 में कम से कम क्षेत्रीय पार्टियों में इतना दमखम था कि वो अपने आप को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में गठबंधन था, एक बड़ा ही मजबूत और कारगर गठबंधन। भले ही उसके नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन वो एक विपक्षी एकता की बड़ी मिसाल थी। आज आप उत्तर प्रदेश में क्या पाते हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे का दामन थामा है, जो कि पहले ही विफल हो चुका है। यह बात स्पष्ट है कि ना तो कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर होता है और ना ही समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होता है। बीएसपी अलग थलग पड़ी हुई है, और फिर इसमें अगर कोई एक पार्टी अपना परचम लहरा सकती है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर बाहर निकल चुके हैं, तो फिर आप इसे एक तरफा चुनाव नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बिहार की स्थिति अभी हमने आपके सामने रखी। बिहार में एनडीए का गठबंधन मजबूत है, सीटों का एलोकेशन हो चुका है, उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और एनडीए अपने चुनाव प्रचार और मुहिम में आगे है। इंडिया अलायंस अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा कि किस सीट पर कहां किसे खड़ा किया जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया, 17 उम्मीदवारों को, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में स्थिति पूरी तरीके से ध्वस्त है, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी दल का गठजोड़ अपने आप में अभी तक सटीक बैठा ही नहीं, तय ही नहीं हुआ है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये गठजोड़ पहले भी फेल हो चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम तृणमूल कांग्रेस होने जा रहा है। तो हम इन तमाम बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं जहां स्थिति एक तरफा है। दक्षिण भारत की बात करें तो सिर्फ आप तमिलनाडु की बात कर सकते हैं, जहां 39 सीटें हैं और वहां पर एक लड़ाई हो सकती है और यह लड़ाई बड़ी हो सकती है। खैर चलिए, इसका विश्लेषण आपके सामने और भी हम प्रस्तुत करते रहेंगे, लेकिन ये अगली खबर आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्यायपालिका से जुड़ी है। देश की राजनीति में आजकल कोर्ट की चर्चा हमेशा सुर्खियां बटोर रही है। मामला चाहे राजनीतिक नेताओं से संबंधित हो, बाजार से हो, कंपनियों से हो, सरकार की तमाम नीतियों या सरकार के फैसलों से हो, ये तमाम बातें आज आपके सामने प्रस्तुत करती हैं कि कैसे पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर सामने खड़ा होता है और कोर्ट के फैसलों पर हर कोई अपनी राय बहुत ही मुकम्मल तरीके से प्रस्तुत करता है।
राय प्रस्तुत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये राय एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने लगे तो सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। और इसी सवाल को लेकर 600 देश के वरिष्ठ वकीलों ने एक विज्ञप्ति लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के पास भेजी। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ के चुनाव में जहां सबसे बड़े चुनाव की बात हो रही है, वहां पर किस तरह से स्थितियां खराब हो रही। और इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो अब आपको हम पढ़ते हैं, ग्राफिक पर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि यहां पर यह साफ दिखाई दे रहा है। कानून का समर्थन करने वाले लोगों के रूप में हमें लगता है कि अपनी अदालतें और वहां पर जो आवाज उठाई जा रही हैं, हमें साथ आना चाहिए और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। छिपे हुए हमलों के खिलाफ बोलने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी अदालतें हमारे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में बनी रहें। इस सोचे समझे हमले से बचने की खास जरूरत है। खास समूह है जो अलग अलग तरीके से प्रपंच कर रहा है, इससे न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। यह समूह ऐसे बयान देता है जो सही नहीं होते हैं और यह राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के केस में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कोर्ट के प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी पहली बार लिखी गई है और ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जबकि वरिष्ठ वकीलों ने अपनी आपत्तियों को दर्ज किया है या फिर अपने कंसर्न को सामने रखा है। इसमें जो बड़े वरिष्ठ वकील शामिल हैं उनके नाम अब आपके सामने हम रख देते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार कितने बड़े वकील इस पूरे मामले को लेकर सामने हैं। हरीश साल्वे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा इसमें हैं। इसमें अदीश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्जवल पवार, उदय हलोला, स्वरूपम चतुर्वेदी, इस तरह के तमाम वरिष्ठ वकील शामिल हैं। चिट्ठी में न्यायपालिका पर खास समूह के दबाव को लेकर चिंता जताई गई है। पत्र में न्यायपालिका की अखंडता को कम दिखाने को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। इस चिट्ठी में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला उसमें लिखा गया है, देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर बचने के लिए राजनेता अदालत पहुंच जाते हैं, पक्ष में फैसला नहीं आता है तो कोर्ट की आलोचना करने लगते हैं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड समाज के लिए और न्यायपालिका के लिए खतरनाक है। इस चिट्ठी में एक और बात लिखी गई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। ऐसे में वो अपने केस को अपने ढंग से करवाना चाहते हैं और इसके लिए दबाव बनाते हैं। यह हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस पूरे मामले को लेकर आप गौर फरमाइए, इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वकीलों की इस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर और उसके साथ साथ अन्य लोगों के ऊपर भी निशाना साधते हुए जो लिखा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। नामचीन वकीलों की तरफ से लगाए गए आरोपों में कुछ तो दम होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी से लेकर कई दिग्गज वकीलों ने इस पूरे मामले पर अपनी राय बहुत साफ रखी है। और वो इसलिए क्योंकि आप लगातार देखिए कि जब फैसले अनुकूल नहीं होते तो एक वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कोर्ट के खिलाफ अपनी ध्वनि बहुत मजबूत करता है। आपने कभी किसी आम आदमी को देखा कोर्ट के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हुए? ये सिविल सोसाइटी, एक सो कॉल्ड लेफ्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स, इनकी एक सोची समझी रणनीति है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखता हूं, राफेल का मामला आया, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। राफेल डील में के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक वकील रहे प्रशांत भूषण,
उन्होंने कहा कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नाजायज फैसला दिया। अडानी का मामला सामने आया। इस मामले में भी प्रशांत भूषण वकील के तौर पर थे। उन्होंने अडानी के शेयर पर शॉर्ट सेलिंग का आरोप जो लगाया गया था, उसकी जो जांच हुई, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसला पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि जरूर इसमें किसी को फायदा दिलाने की कोशिश हो रही है। धारा 370 और 35A पर, आर्टिकल 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, उसे लेकर भी वकीलों का एक तबका, एक जमात लगातार विरोध करते रहे। सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र हित में फैसले दे रहा है, ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के सवाल उठाना सही है? ये जो परंपरा खासकर विपक्षी दलों से जुड़े हुए अधिवक्ता, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, तमाम और विपक्षी दल हैं, जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूँ ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। और मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। अब इसमें कुछ पर्दे के पीछे की खबरें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वकीलों ने पत्र में किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जब आप देखते हैं और देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है कोर्ट्स में, और अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले, आपराधिक मामलों पर सुनवाई कर रही है, तो आप समझ जाते हैं कि विपक्षी दलों ने किस तरीके से केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाना शुरू कर दिया है कोर्ट्स को। वहीं बीजेपी ने इस आरोप का जहां खंडन किया है, विपक्षी पार्टी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने माने वकील भी हैं, वो दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हर तरह की बातें सामने रख रहे हैं। पत्र लिखने वाले वकीलों के समूह ने कहा है कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बेंच फिक्सिंग हो सके। एक पूरी कहानी गढ़ी जा रही है कि बेंच फिक्सिंग होती है। इस तरह के आरोप गलत है, अपमानजनक है, अदालतों के सम्मान और उसकी गरिमा पर आघात है। ये तमाम बातें हम आपके लिए इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आज देश को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम कहां खड़े हैं। अगर हम अदालतों को भी निष्पक्ष नहीं मानते और एक प्रेशर ग्रुप के तहत अदालतों पर सवाल खड़े करने लगेंगे, तो फिर आखिरकार हम जाएंगे तो जाएंगे कहां? आइए अब अपनी आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पर है और पहले चरण के नॉमिनेशन हो चुके हैं। ऐसे में एक दूसरे पर दोनों पक्ष निशाना बना रहे हैं और इस वक्त निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक महत्वाकांक्षी पेंशन स्कीम पर है, अटल पेंशन योजना। इस योजना को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के कम्युनिकेशन प्रमुख जयराम रमेश के बीच काफी जबानी जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया एक्स पर जयराम रमेश ने एक दूसरे पर अटल योजना को लेकर बार बार पलटवार किया है। जयराम रमेश ने अटल योजना को बेकार स्कीम बताया तो निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए जयराम रमेश की आलोचना की है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जयराम रमेश ने क्या कहा। वित्त मंत्री 2024 मार्च को बेंगलोर में अटल पेंशन योजना के फायदे गिना रही थी। उनके एक ही दिन के बाद यह बात सामने आई कि 1/3 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं जो स्कीम से जुड़े हुए हैं, उनसे स्कीम में जोड़ने की इजाज़त नहीं ली गई है। ऑफिसर्स ने अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए बिना इजाज़त सब्सक्राइबर्स को
जोड़ा है और करीब 83% ग्राहक 1,000 रुपए के न्यूनतम स्लैब में है, क्योंकि इसके लिए मासिक योगदान कम है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ग्राहकों के लिए रिटर्न की राशि बहुत आकर्षक नहीं है, क्योंकि यह निश्चित आय पेंशन है जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। जयराम रमेश की इस पोस्ट पर निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश पर हमला बोलते हुए कहा कि एक अच्छी पेंशन स्कीम है जिसका डिजाइन बुनियादी सिद्धांतों को प्रयोग करते हुए है। अटल पेंशन योजना को बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिससे सब्सक्राइबर की ओर से विकल्प नहीं चुनने तक स्वचालित रूप से प्रीमियम भरे जाने की बात कही गई है। जो भी सब्सक्राइबर अगर इससे अलग अपने आप को रखना चाहता है वो इस स्कीम से अपने आप को अलग कर सकता है। इसमें लोगों को हर साल इस स्कीम को जारी रखने के लिए निर्णय लेने के बजाय इसे बंद करने के निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इससे लोग अपने रिटायरमेंट तक चला सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बचत स्कीम है। सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट में वित्त मंत्री ने जयराम रमेश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जयराम रमेश इसे फिक्स्ड इनकम पेंशन बता रहे हैं, जबकि उन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया है। वित्त मंत्री ने दिग्गज अर्थशास्त्री केस स्टर्नस्टीन और नोबेल विनर रिचर्ड थैलर को भी उनके स्कीम्स के हवाले से भी बताया कि ये स्कीम असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक शानदार स्कीम है। अटल पेंशन योजना में श्रमिकों का योगदान साल दर साल जारी रहता है। जब तक ग्राहक योजना बंद नहीं करना चाहते तब तक इसे चलाया जा सकता है। स्कीम पर 8% की न्यूनतम गारंटी है, भले ही ब्याज दर या रिटर्न कुछ भी हो। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। ये योजना गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है। यानी जिस स्कीम को कांग्रेस आज बेकार बता रही है, उस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री कह रही है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक शानदार योजना है। इस स्कीम से 60 साल की उम्र के बाद काफी ज्यादा फायदा होता है। ऐसे में आइए जरा आपको बताते हैं कि अटल पेंशन स्कीम क्या है। 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी। 20 जनवरी 2024 तक 6 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा इस पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर हैं। 19 जनवरी 2024 तक 34,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए अर्जित किए जा चुके हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जो गरीबों के लिए अहम है, क्योंकि 2014 से पहले देश में इस तरह का असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं थी। इस पेंशन स्कीम में उम्र भर आप पैसे जमा कर सकते हैं और मान लीजिए कि अगर एक जमाकर्ता, एक खाताधार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन स्कीम को चुनता है तो इस स्कीम की स्थिति क्या है। 18 साल की उम्र में अगर आपने इस स्कीम को शुरू किया तो प्रति महीने 42 रुपये ही आपको चुकाने पड़ते हैं, और अगर 28 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया तो प्रति महीने 97 रुपये। मान लीजिए कि किसी ने 38 साल की उम्र में इस स्कीम को शुरू किया तो प्रति माह 240 रुपये जमा करिए और इस स्कीम का फायदा उठाइए। अब आपको हम बताते हैं कि इस स्कीम के फायदे क्या हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए ये स्कीम एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसमें हर महीने गारंटेड पेंशन मिलता है। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की पूरी राशि निकटतम रिश्तेदार पति या पत्नी को मिल जाती है। पति और पत्नी की मृत्यु पर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों में से कोई ना रहे तो नॉमिनी को 1,70,000 रुपये से 8,50,000 रुपये तक इस स्कीम के तहत मिलता है। तो ये स्कीम अपने आप में एक बड़ी ही कारगर स्कीम है। इसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। 6 करोड़ से ज्यादा इसके लाभार्थी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है विपक्ष को लाभ नहीं राजनीति दिखाई देती है। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। वापस लौटते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार भारत 24 पर जारी है। नमस्कार।